हेलो फ्रेंड्स। मैं उदेश पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद लर्नर पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अपने इस वीडियो में संख्या पद्धति को आगे बढ़ाते हुए एक नई वीडियो देखेंगे। इसमें पढ़ेंगे नया टॉपिक प्राकृतिक संख्या के बारे में। हम लोग पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम प्राकृतिक संख्याओं के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक संख्या, ठीक है, और उनके कुछ गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है। अगर अभी आपने इस पिछली वीडियो को नहीं देखा संख्या पद्धति पर आधारित, तो उनको देख लीजिए। मैं उनके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए, प्राकृतिक संख्या वे संख्या जो गिनने के काम में आती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इन्हें हम n से दर्शाते हैं। तो n इनका समुच्चय क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5 8। चलिए, अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। विशेषताएं, प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताएं चलिए लिखते हैं। पहली प्राकृतिक संख्या क्या विशेषता? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। सबसे पहली व छोटी, पहली या छोटी, जो भी कहें, पहली या छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। यानी 1 से कोई भी छोटी और कोई छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा, यदि हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ते हैं तो उसका उत्तरवर्ती प्राप्त होता है, और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या का एक उत्तरवर्ती होता है। तो मान लीजिए कोई भी एक संख्या है जो कि m है, और वह क्या है? प्राकृतिक संख्या। m इज एलिमेंट ऑफ n। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या m के लिए उसका एक उत्तरवर्ती m+1 होगा, जिसे हम m+ से डिनोट करते हैं। वह भी एक प्राकृतिक संख्या का सदस्य होगा। ठीक, इस तरह प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n जो है 1, 2, 3, 4, इसके प्रत्येक पद का एक उत्तरवर्ती होगा। सब में 1 जोड़ते जाएंगे तो 1 आ जाएगा, और वो सब क्या होंगी? एक प्राकृतिक संख्या होंगी। तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? अपरिमित होगा। मतलब यह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, अनंत। प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या है? अनंत है, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक, चलिए, अब इसी के अंतर्गत हम कुछ और देख लेते हैं। देखे थे उसे हम सम विषम संख्या किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सम संख्या। सम संख्या वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। इनको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई बराबर 2, 4, 6, 8 8। देखिए, यह भी एक अपरिमित होगा, क्योंकि हर दूसरी संख्या जो है सम संख्या होगी। इसी तरह जो है विषम संख्या है। विषम संख्या में क्या है? इसको ऑड नंबर बोलते हैं, और इसको ओ से दर्शाया जाता है, समुच्चय को ओ। और इसमें क्या आ जाएगा? 1, 3, 5, 7, 9। यह भी क्या होगा? अपरिमित होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं भाज्य अभाज्य। सबसे पहले देख लें अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या एक के अतिरिक्त वे संख्याएं जो
एक व स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, या अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। इन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर p बराबर क्या हो जाएगा, एक इसमें आता ही नहीं तो एक नहीं है, इसके समुच्चय होगा, समुच्चय सदस्य नहीं हुआ, 3 5 7 9 तो विभाजित है, 11 13 17, ऐसे ही बताइए ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा। यहाँ पे इसे नोट कर लीजिए। पहले भाज्य संख्या, वे संख्याएं, इसमें भी एक के अतिरिक्त ही रहेगा, वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से, अन्य किसी भी अन्य दूसरी संख्याओं से भी पूर्णतया विभाजित होती हैं। ठीक, मान लीजिए इनके समुच्चय को अगर हम भाज्य संख्याओं को हम किसी समुच्चय से दर्शाते हैं, मान लीजिए हमसे, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 9 10 12 14 15। ठीक, ये भी क्या होगा, अपरिमित होगा, अपरिमित संख्या है। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताएं, देख लें इनके कुछ गुणधर्मों के बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। अब इनकी प्राकृतिक संख्याओं की विशेषताएं देखते हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है, पहली चीज। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग दो प्राकृतिक संख्याओं का योग सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। एक, इसको हिंदी वाला एक लिख लेते हैं, सदैव एक प्राकृतिक संख्या होता है। मतलब कि अगर कहा जाए कि ए प्राकृतिक संख्या है और बी प्राकृतिक संख्या है, तो ए प्लस बी प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक, इसे क्या कहा जाता है कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय योग संक्रिया के सापेक्ष समृद्ध है या क्लोज्ड है। चलिए इस समुच्चय के जब पढ़ेंगे तो फिर डिटेल से इसको देख लेंगे, या समृद्ध होता है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं कि संवरक नियम है, इसे ही संवरक नियम कहते हैं, योग का संवरक नियम, प्राकृतिक संख्याओं में योग का संवरक नियम। ठीक, दूसरी चीज, प्रत्येक संख्या, कोई भी एक संख्या जो कि प्राकृतिक संख्या है, प्रत्येक संख्या के लिए उसका एक उत्तरवर्ती होता है। हम पीछे देख चुके हैं m+1, जो कि क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का सदस्य होता है। ठीक,
तीसरी चीज क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्रम विनिमय नियम क्या है? प्राकृतिक संख्याओं योग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। ठीक, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ऊपर एग्जाम लिख ही लें। प्राकृतिक संख्याओं का योग संक्रिया में योग संक्रिया के गुणधर्म। ठीक, तो पहला चीज क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे प्राकृतिक संख्या है योग संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। यदि दो प्राकृतिक संख्या m और n है तो उनके क्रम को बदलने पर भी योग हमेशा समान आएगा। m plus n is equal to n plus n for all the value of m and n is the element of n। ठीक, चलिए क्रम विनिमय नियम हो गया। निरसन नियम, कैंसिलेशन ना, निरसन नियम। इसके अनुसार क्या करता है कि अगर तीन संख्याएं, चलिए देख लेते हैं। निरसन नियम में पहला है m प्लस n बराबर n प्लस p। नहीं, एक ही संख्या है n जिसमें दो अलग अलग संख्याएं जोड़ेगी m और p। अगर ये आपस में बराबर होती हैं, यह क्या बतलाता है कि ये संख्या और ये संख्या आपस में बराबर होगी, m बराबर p। ठीक, m प्लस n बराबर n प्लस p है तो m बराबर p होगा। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m n p इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, चलिए दूसरा इसमें है, सिपा देख लेंगे। p प्लस m बराबर p प्लस n हो, p प्लस m बराबर p प्लस n हो तो ए पी पी मतलब हम क्रम बदल के इसको देख लिए एक बार। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, m बराबर n फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m n p इज द एलिमेंट ऑफ n। और यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या में कुछ भी और जोड़ दिया जाए, जैसे n है, इसमें अगर हम m जोड़ दें तो उस संख्या के बराबर नहीं आएगा। फिर n इज नॉट इक्वल टू m प्लस n फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए, आप कहेंगे जीरो जोड़ने पे तो आएगा, लेकिन जीरो क्या है, जीरो इज नॉट एलिमेंट ऑफ n। जीरो प्राकृतिक संख्या का सदस्य नहीं है, इसलिए ये भी प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या करता है, सत्य है। चलिए अब हमने योग पर देख लिया, अब हम देख लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर गुणन का नियम। गुणे में क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं का गुणन पर नियम। चलिए प्रत्येक संख्या m के लिए m गुणे 1 बराबर m फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, दूसरा m में किसी संख्या n के उत्तरवर्ती से गुणा करने पर हमेशा हमें क्या मिलेगा, m n प्लस m फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m एंड n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल। देख लेते हैं कैसे आता है। ये m हो जाएगा इंटू n प्लस 1 का मान क्या होगा, n प्लस 1, n प्लस का मान m, और इसको हम खोल लेंगे तो पूरा लिख लेंगे m इंटू n प्लस m। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ m इंटू एक में किसी भी संख्या से गुणा करने पे वही संख्या प्राप्त होती है,
उसके समान ही प्राप्त संख्या, तो इसे क्या बोला जाता है? एक को गुणात्मक तत्समक बोलते हैं, गुणात्मक तत्समक। ठीक, मतलब गुणा करने के बाद भी उसी के बराबर आएगा, तत्सम। ठीक, m इंटू 1 इज इक्वल टू m। चलिए अब हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम क्या कहता है? क्रम बदलने पर भी मान में कोई अंतर नहीं होता। यल और एम का गुणा इधर से और उधर से करने पर बराबर होता है। फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ यल एम इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, हम देखते हैं चौथा, देखते हैं संवरक नियम। संवरक नियम क्या कहता है? जैसे अभी हमने योग का संवरक नियम देखा था, उसमें था कि दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होती है, उसी तरह दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी एक प्राकृतिक संख्या होता है। m इंटू एन इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ m एंड n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये क्या हो गया? संवरक नियम। साहचर्य नियम देख लेते हैं। संवरक नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम क्या होता है? अगर तीन संख्याएं यल एम और एन उनका गुणन किया जाता है, तो चाहे इस क्रम में करें चाहे इस क्रम में करें, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। इसे क्या कहा जाता है? साहचर्य नियम। यल फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ यल एम एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए हमने जो अभी योग में भूल गए साहचर्य नियम को, इसलिए गुणन के लिए था, कि योग के लिए भी देख लेते हैं, वहाँ पे नहीं देख पाए। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे लगा देंगे। क्या होगा? ये भी साहचर्य नियम, ये योग में साहचर्य नियम है। ठीक है, इसको हम पीछे देखने का, सॉरी यहाँ पे देख लीजिए। चलिए, और साहचर्य नियम के बाद निरसन नियम देख लेते हैं। इसमें निरसन नियम, निरसन नियम में जैसे उसमें जोड़ने पर समान संख्या कैंसिल हो जाता था इधर से उधर, उस तरह इसमें गुणा करने पर यल इंटू एन बराबर एम इंटू एन है, तो एन और एन आपस में कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा यल इज इक्वल टू एम फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ यल एम एंड एन इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक, अब देख लेते हैं वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम में क्या है? एल इंटू एम प्लस एन। देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जो गुणन है योग पर वितरित होता है, इसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में गुणन योग पर वितरित होता है। वितरित कैसे होगा? यह इस पे भी चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, क्या आ जाएगा? एल इंटू एम प्लस एल इंटू एन। ठीक, या अगर यही इस तरह हो, यल प्लस एम इधर है, एन से इधर गुणा किया गया, तो भी क्या आ जाएगा? ये एन इस पे गुणन इस पे वितरित हो जाएगा, यल इंटू एन प्लस एम इंटू एन। चलिए, हमने अब देख लिया कि जो प्राकृतिक संख्या है योग संक्रिया में क्रम में, योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम, योग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम का पालन करते हैं, जबकि योग की संक्रिया पर
वितरित नहीं, देखिए योग में वितरित नहीं होता। कैसे? ए प्लस योग जो है उसमें वितरण का नियम नहीं लगता। योग अगर इसी तरह दिया ए प्लस बी प्लस सी तो ऐसा नहीं लिख सकते हम ए प्लस बी या प्लस ए प्लस सी। ठीक, तो क्या है, योग में वितरण का नियम लागू नहीं होता। और देखते हैं योग की हमने देख लिया संख्याओं पर जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है संवर्ग नियम का पालन करता है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ध्यान देने वाली जो बातें हैं। चलिए नोट में विशेष इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर, अब तक हमने योग देखा सदैव एक प्राकृतिक संख्या होती है। यहाँ पे दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। दो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यह जरूरी नहीं है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर जो है सदैव प्राकृतिक संख्या ही हो। ठीक, जैसे 7 में से 8 अगर घटाएंगे तो क्या आएगा, -1, जो कि क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह अगर 8 से 8 घटा दें 0 आए, ये भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक संख्याएं का अंतर जो है या व्यकलन जो है संवर्ग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, मतलब व्यकलन की संक्रिया में या घटाने की क्रिया में, व्यकलन की संक्रिया में प्राकृतिक संख्याएं संवर्ग नियम का पालन नहीं करती हैं। संवर्ग नियम का पालन नहीं करती हैं, नहीं करती। ठीक, इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं का भाग, जैसे अभी गुणा देखा कि दो प्राकृतिक संख्या गुणनफल एक प्राकृतिक संख्या होता है, उसी तरह दो प्राकृतिक संख्याओं के भाग जो है वह हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। चलिए देख लेते हैं। जैसे देखिए 10 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो एक प्राकृतिक संख्या तो आ रही है, लेकिन ये हमेशा नहीं है। अगर हम 5 में 2 से भाग दें तो 2.5, ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, इस तरह हम कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक संख्याओं में जो भाग है यह भी जो है संवर्ग नियम का पालन नहीं करती है। चलिए इस तरह आज हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में कुछ डिटेल से पढ़ा। अब हम अगली वीडियो में अपनी पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।